तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी चाहता था कि आज से हमारा वीडियो रोज़ शाम को 7 बजे की जगह 8 बजे रिलीज़ हुआ करेगा। कुछ टेक्निकल कारणों करके पिछले काफ़ी दिन टाइम पे नहीं आ रहा था। अभी कुछ मैंने अरेंजमेंट बराबर किया है, उसके हिसाब से जो टाइम होगा वो रोज़ शाम को 8 बजे इंडियन टाइम होगा। हमारे बाहर के, अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के जो सुनने वाले हैं वो अपना टाइम जैसे पहले एडजस्ट करते थे उसी तरह से 8 बजे शाम का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो। आगे से उसी टाइम पे वीडियो आया करेगा। तो हम बात कर रहे थे कल से जो एक नई हमने सीरीज शुरू की है कि अंडरवर्ल्ड में पहले क्या होता था। लोग जो अंडरवर्ल्ड को चलाते थे, सरगना और उनके आगे गुर्गे, उनके लिए काम करने वाले लोग, उनके साथ जुड़े हुए लोग, जो कड़ी दर कड़ी अंडरवर्ल्ड चलता था, चेन थी जो चेन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड, वो आज क्या कर रही है। तो आज हम शुरू करेंगे वरदाराजन मुडलियार के गैंग से, जो अपने ज़माने का सबसे खतरनाक और खूंखार गैंग हुआ करता था। वो गैंग जिसके साथ जब तक वरदा भाई वरदाराजन मुडलियार मुन्ना स्वामी जिंदा रहा तब तक उसकी तरफ आंख उठा के देखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो भले दूसरे गैंगस्टर हों, पुलिस हो या पॉलिटिशियन हो। पुलिस वाले, जब वरदाराजन पुलिस स्टेशन में जाता था तो उस चौकी का इंस्पेक्टर और एसीपी उसको कुर्सी से खड़े होकर सैल्यूट मारते थे, अपनी कुर्सी उसको बैठने के लिए देते थे। और पॉलिटिशियन तो उसकी मर्जी के बिना ना अपना इलेक्शन का फॉर्म भर सकता था ना लड़ सकता था। हमारे पुराने मंत्री सुब्रमण्यम जी की बात मैंने आपको सुनाई थी। ये वो दिल्ली वाले सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, ये मुंबई के साइन के रहने वाले सुब्रमण्यम थे, डॉक्टर सी सुब्रमण्यम। उन्होंने एक बार 3-4 एमएलए रह चुके थे, पहले महाराष्ट्र के मंत्री भी रहे, लेकिन एक बार वरदाराजनों को बिना बोले पर्चा भर दिया और उनको बहुत महंगा पड़ा। वरदा भाई ने अपने आदमी भेज के उनके घर के उनको कैद कर दिया, घर के बाहर अपने आदमी बैठा दी और उनको बोला कि इस आदमी को बाहर नहीं निकलने देना। मुंबई की पुलिस, मुंबई का तंत्र मंत्र, सरकारी मंत्र, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार उसने माफ़ी मांगी, अपनी सफाई दी, तो जाके वरदा ने अपने आदमी हटाए और उस आदमी ने इलेक्शन लड़ा और फिर जीता। खैर, ये वरदा का एक होल्ड था अपने एरिया में, अपने इलाके में, सरकार में, दिल्ली तक। वो किस्सा मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। अब ऐसे आदमी के साथ काम करने वाले लोग कैसे होते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पहले तो वरदा भाई की छोटी सी एक बात बता दूँ आपको, जो आम लोगों को शायद ज़्यादा मालूम नहीं है। वरदा के टाइम पे सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, खाली प्रिंट मीडिया था, टेलीविज़न भी नहीं था। टेलीविज़न तो आया वरदा के मरने के बाद है, सोशल मीडिया की बात तो भूल ही जाइए। इसलिए शायद बहुत से लोगों को वरदा और उसके गैंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और उसके लोग भी जो थे वो कभी पब्लिसिटी नहीं चाहते थे, इसलिए वो सामने नहीं आए। जैसे डी गैंग, पठान गैंग, छोटा राजन गैंग, इन लोगों ने काफ़ी देर के बाद हुकूमत शुरू की और सोशल मीडिया तक उनका पहुंच हो गई और उनके नाम लोगों को ज़्यादा पता है। वरदाराजन मुडलियार माटुंगा एरिया, जो साउथ इंडियन डोमिनेटेड एरिया है, उस एरिया में बहुत बड़ी एक रेलवे वर्कशॉप है सेंट्रल रेलवे की। उसके साथ लगते एरिए में तेलंग लेन एक जगह है, वहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग में एक 3 बेडरूम हॉल का फ्लैट वरदाराजन का था। अब देखिए, इतना बड़ा डॉन मुंबई का, जिसके गणपति पंडाल में अमिताभ बच्चन आके दंडौत वंदना करता था, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आके वहाँ पे हाजिरी देते थे हर साल। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, ये सब उसके गणपति पंडाल में आके हाजिरी भरा करते थे। और वो आदमी खुद एक 3 बेडरूम हॉल के फ्लैट में रहता था, वो भी उस बिल्डिंग में जिसमें लिफ्ट नहीं थी।
सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। बहुत पुराने ज़माने की बिल्डिंग थी। और अकेला नहीं, साथ में उसकी पत्नी, 4 लड़के, 3 लड़कियाँ, उसके बाद नौकर चाकर, सब के सब लोग 9, 10, 12 लोग उस एक फ्लैट में रहते थे। और उसी घर में रोज़ सैकड़ों लोगों का आना जाना। सुबह से लोगों की लाइन लग जाती थी वर्धा के दर्शन करने के लिए। कोई पैसे मांगने आया है, कोई काम करवाने आया है, कोई किसी तरह से। तो पूरा दिन उसके घर में इतनी चाय बनती थी कि जैसे चाय की दुकान हो। तो ये इतनी छोटी सी जगह से उसने अपनी फैमिली को पाला, बच्चों को बड़ा किया। और वहाँ से उस शख्स ने अपनी मरने तक वो उसी घर में रहा। जब उसका गैंग मुंबई का सबसे बड़ा गैंग था, डेंजरस गैंग था, पहुंच वाला गैंग था, तो भी वर्धा ने किसी बड़े बंगलों में या किसी फार्म हाउस तरीका या पूरा फ्लोर ले लिया कुछ लोगों ने, नई बिल्डिंग का, हाई राज अपार्टमेंट का, जिसमें लिफ्ट थी और बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ नहीं गया। तो एक तरीके से वो ज़मीन से जुड़ा हुआ गैंगस्टर था और डॉन बन गया बाद में। उसके कुछ अपने ऐसे ट्रेट थे जो लोगों को अच्छे लगते थे। खैर, तो उसके ख़ानदान में पहले तो उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके आदमियों की बात करेंगे। 4 लड़कों में से 2 की डेथ हो चुकी है। एक लड़का चेन्नई में जाके फिल्म एक्स्ट्रास का काम करने लग गया था, स्टंट करने लगा, उसकी डेथ हो गई। एक दूसरा बेटा था, उसकी भी डेथ हो गई। एक बेटा एक 5 स्टार होटल में बहुत बड़े ओहदे पे मुंबई में काम कर रहा है। उसने फूड एंड बीवरेजेस का कोर्स किया था और वो 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहा है। उसका कोई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 3 बेटियों में से एक की डेथ हो चुकी है और 2 बेटियां चेन्नई में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ गुजार रही हैं। और वो जो तेलंग लेन वाला जो घर है, उसमें उसका एक बेटा मोहन, उसका नाम है, वो रहता है। और मोहन की हालत आज इतनी ख़राब है फाइनेंशियली, कोई उसके पास पैसा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं है। बल्कि पीछे मुझे दुख होता है ऐसी बातें करते हुए। मैंने किसी आदमी से उसका हाल पूछा कि मोहन कैसे है, तो बोलते ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा ढीला रहता है, बीमार रहता है। मैंने कभी उसको मिलने गए तो दोस्त ने थोड़ा सरकास्टिकली जवाब दिया को मिलने जाएंगे तो वो 15-20 हज़ार रुपया मांग लेगा, इसलिए आज उसको को मिलने नहीं जाता। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक वो डॉन जिससे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसे वाले लोग, दादा लोग डरते थे, कांपते थे। इतना उसके नाम का हुआ था। आज उसके बेटे के पास अपनी सस्टेनेंस के लिए कोई पुख्ता आमदन का साधन नहीं है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ना तो वर्धा के बच्चों को क्राइम की दुनिया से कोई लेना देना था और ना ही वर्धा ने अपने बच्चों को इस लाइन में लगाया। जो जो करना चाहता था उनको करने दिया। तो ये एक वर्धा के करैक्टर का एक पहलू था। अब लेते हैं वर्धा के साथ कौन कौन लोग जुड़े थे जिन्होंने उस ज़माने में 14-15 साल मुंबई में अनडिस्प्यूटेड राज किया। उनमें सबसे बड़ा उसका दायां हाथ था ख्वाजा भाई, थॉमस कुरियन, क्रिश्चियन था वो, केरला का, और उसको ख्वाजा भाई उसका निकनेम था। थॉमस कुरियन उर्फ ख्वाजा भाई। साइन कोलीवाड़ा में जो रास्ता एंटोपिल की तरफ जाता है, जहाँ पे आजकल वर्धा राजेंद्र नगर भी बना हुआ है, वहाँ पे एक छोटी सी चर्च है, साउथ इंडियन लोगों की चर्च। उसके साथ कॉर्नर पे एक जैनत बार एंड रेस्टोरेंट हुआ करता था, साथ में दारू की दुकान हुआ करती थी। वो जैनत बार एंड रेस्टोरेंट और दारू की दुकान का ओनर जो था वो थॉमस कुरियन था, वर्धा का राइट हैंड आदमी। और उसके नाम से भी जितना वर्धा का दबदबा था, उसकी वजह से थॉमस कुरियन को नंबर 2 माना जाता था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो वर्धा के साथ जुड़े हुए थे वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के ज़्यादा जुड़े हुए थे। उसके बाद 3-4 लोग एक ही लेवल में आते थे,
जिनमें विठल भाई जो बाद में बिल्डर बन गया, परमेश्वर जो स्मगलिंग का काम देखता था वर्धा का, और मैंने आपको शायद बताया होगा एक एपिसोड में कि जब स्मगलिंग ज़ोरों में शुरू की गई, हाजी मस्तान ने जब 75 की इमरजेंसी के बाद स्मगलिंग छोड़ी तो उसने अपने दोस्त वर्धा को गुर बता के उससे शुरू करवा दी, और उसमें उन लोगों ने कोई 14-15 उस ज़माने में नई नई मारुति वैन लेके, ब्रांड न्यू, वो मैटाडोर थी जो कोई और कंपनी थी मुझे याद नहीं अभी, उनको एम्बुलेंस बना दिया, सबके ऊपर एम्बुलेंस की बत्तियां लगा दी, एम्बुलेंस लिख दिया, वाइट कलर की सब वो वैन्स, और उनमें सोना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इनकी स्मगलिंग की जाती थी। लोग समझते थे बीमार जा रहे हैं, लेकिन उनमें अंदर स्मगलिंग का सामान हुआ करता था। वो सारा काम परमेश्वर संभालता था। वर्धा राजनगर के कॉर्नर पे उसने एक मंदिर बनाया हुआ था, और वहीं के कंपाउंड एक बहुत बड़ा काबू किया था। अपनी गाड़ियां वहां तक जाने के लिए रातों रात एक पक्की रोड बना दी थी उन्होंने, पूरी जैसी बीएमसी की सड़कें होती हैं, इस किस्म की प्राइवेट सड़क बनाई गई एक उस इलाके में। और क्योंकि वो इलाका नया नया बनाया गया था, मैं आपको बताता हूँ अंदर कैसे होती है अंडरवर्ल्ड की। उस इलाके में वर्धा राजनगर जो खाड़ी में बना था, वहाँ पे समुंदर में मिट्टी भर भर के वहाँ पे झोपड़े बनाए गए छोटे छोटे, उनमें से हर घर में एक बिजली का कनेक्शन दिया गया। एक फॉर एग्जांपल एक घर में एक कनेक्शन का 5 रुपया उस ज़माने में लेते होंगे, तो हर घर में 2 कनेक्शन तो होते ही थे। एक बल्ब का कनेक्शन हो गया, एक पंखे का हो गया, 2 चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं। टेबल फैन होते थे, सीलिंग फैन तो झोपड़पट्टी में लगता नहीं, तो या एक ही लगा लो आप लाइट का कनेक्शन, तो वहाँ पे जो हज़ारों झोपड़े थे उनमें से 5 रुपये 10 रुपये एक का आप लगा लो, कितने हज़ार रुपये हर महीने सिर्फ वो बिजली, चोरी की बिजली का कनेक्शन बेचने के लिए कमाते थे। इसी तरह पानी के कनेक्शन के पैसे लेते थे, उसके बाद उनका राशन कार्ड बना के देना, उसके पैसे लेने। तो ये सब काम धंधा कंट्रोल परमेश्वर करता था, और वो आदमी उस इलाके का भाई बना, पूरा एरिया उसने कंट्रोल करके रखा। पहली बार मैंने एक बार मेरा जो घर था उसके पड़ोस में था, सरकारी मकान था, 4थे फ्लोर पे रहता था, तो खिड़की से पूरा इनका सब धंधा दिखाई देता था। तो मेरा फोटोग्राफर भी हमारा प्रेस का वहीं रहता था, प्रदीप चंद्रा। तो मैंने एक दिन प्रदीप चंद्रा को रात में बुला लिया फ़ोन करके, मैंने कहा ये देखो क्या हो रहा है। तो पूरी जो झोपड़पट्टी थी अंदर, आधी झोपड़पट्टी तक रात को जो डांबर होती है, जो हम लोग जिसको बोलते हैं, वो और बजरी बजरी रेता सब लगा के आधी झोपड़पट्टी में 2 रोड रोलर मंगाए हुए, एक बड़ा एक छोटा, रातों रात पूरे एरिया में सड़कों का जाल बिछा दिया। वो हमने दूसरे दिन जब वो फोटोग्राफ छापी तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक झोपड़पट्टी में रातों रात इतनी सड़कें बन सकती हैं। तो म्यूनसिपैलिटी वाले क्या करते हैं, शहर की तो एक सड़क महीनों में नहीं बनती, और ये अंडरवर्ल्ड के लोगों ने इतनी सड़कें रातों रात बना ली। खैर, तो बहुत बड़ा एक्शन हुआ। अब सड़कें बन गई थी, वो तो बीएमसी ने नहीं तोड़ी, लेकिन जो इनका आदमी था उस परमेश्वर, उसके ऊपर एक्शन हुआ, उसको शायद एनएसए में डिटेन भी किया था, मुझे बराबर याद नहीं अभी। खैर, तो ये परमेश्वर का चिट्ठा जो वर्धा भाई के नाम से चलता था, और उनमें से एक कट, वो वर्धा का एक और असूल था जो उसके लोगों ने बताया, वो अपने लोगों से हफ्ता नहीं लेता था, उनको किसी काम पे लगा देता था कि फलां जगह पे ये काम हो रहा है, ये काम आप करवा दो। तो खुद हफ्ता नहीं लेता था, लेकिन प्रोटेक्शन उनको देता था अपने नाम की, अपने पुलिस की। पुलिस वालों को बोल देता था इनको दे दो, ये बेचारे गरीब लोग हैं। पुलिस वालों को गरीब लोग बोला करता था वर्धा राजन कि इनकी सैलरी कुछ नहीं है, सरकार इनका ख्याल नहीं रखती, जितनी ये सैलरी कमाते हैं उसमें तो ये सुसाइड करने की दवाई भी नहीं खरीद सकते। इस किस्म के डायलॉग बोला करता था वर्धा, और पुलिस वालों को दबा के पैसे देता था। अपने सब 2 नंबर के काम करने वालों को बोल के रखा था, जितनी कोशिश हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पुलिस वालों को दो, जब तक पुलिस वाला आपकी जेब में है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वही हुआ अंत में।
जब वरदा राजन की पुलिस से दुश्मनी हुई, सबसे पहले वरदा राजन ने ही पुलिस से बिगाड़ा, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका था तब तक। 1988 में जब पूरा प्रेशर बना उसके ऊपर, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट देने को तैयार नहीं था। एक फर्जी आदमी से कंप्लेंट करवाई गई और उस कंप्लेंट के बेस पे जब उसको पहली बार पुलिस स्टेशन में लाया गया एज एन एक्यूज, तो वरदा का चेहरा देखने वाला था। उसको अपने आप से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे ये पुलिस वाले जो एक ज़माने में मेरे टुकड़ों पे पलते थे, ऐसे बोला करता था वो, ये आज मुझे अरेस्ट करके यहाँ खड़ा किया है। तो वो एक सदमा जो उसको लगा, और उस केस में से 2-4 दिन के बाद बाहर आने के बाद उसने मुंबई छोड़ दिया, छोड़ के मद्रास चला गया। उससे ये झटका, ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो पुलिस वाले जो मुझे अपनी कुर्सी देते थे, सैल्यूट मारते थे, आज मुझे बैठे और मुझे खड़ा करके जलील कर रहे थे। और वहीं उसकी डेथ हुई। वो मैंने पूरा इंसिडेंट आपको सुनाया है। तो आज आपने सुना किस्सा परमेश्वर का, उसका दूसरा आदमी विट्ठल उसी इलाके में रहता था। उसकी 2 शादियाँ थी शायद। एक उसकी बीवी जो एक दोस्ती अपार्टमेंट से वडाला में बहुत नया एरिया डेवलप हुआ था, वहाँ पे उसने घर लिया अपना। वो बिजनेसमैन किस्म का आदमी था, काम वर्दा के लिए करता था लेकिन अपना बिजनेस भी साथ में करता था। एक सरकारी घर उसने शायद अपनी दूसरी बीवी के लिए किराए पे लिया, जो एंटोपल पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक था। और साइन कोलीवाड़ा में जो पंजाबियों का गढ़ है, सिखों का, हिंदुओं का, एक छोटी सी लोकेलिटी है, और लेकिन इतनी डेंस पॉपुलेशन है कि वहाँ पे 7 गुरुद्वारे और 3-4 मंदिर हैं, 4-5 स्कूल हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे वो पूरा एरिया टिल्लू उस्ताद जो कंट्रोल करता था, उसको रीडेवलपमेंट के लिए कोई नहीं जाता था, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एरिया बहुत कम था। तो कोई भी डेवलपर वहाँ पे डेवलप नहीं करता था कि लोग ज़्यादा हैं, सबका सब जगह तो ये ले जाएंगे, तो मैं ओपन मार्केट में क्या बेचूंगा, क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा। लेकिन विट्ठल एक ऐसा आदमी निकला जिसने एक क्लस्टर, 2 बिल्डिंगें, 25 नंबर 26 नंबर शायद 2-3 बिल्डिंगें थी पंचायत दसवें दरबार गुरुद्वारा के पास और कोलीवाड़ा नाका के बीच में, वो सब डिमोलिश करके उसने एक नई बिल्डिंग बनाई। वो एक ही रीडेवलपमेंट का प्लान साइन कोलीवाड़ा में कामयाब रहा। उसके बाद बाकी बिल्डिंगों में कहीं कोई बिल्डर नहीं आया, और अंत में वो कलेक्टर ने पूरी, क्योंकि बिल्डिंगें बहुत पुरानी हो चुकी थी, गिरने का डर था, इसलिए वो जबरन खाली करवाई गई। और वो साइन कोलीवाड़ा के वही सिख के 2 भाई हमारे सब, जो बहुत बड़ी बड़ी जगह मांगते थे, उन सबको वो घर खाली करके मुंबई के दूर दराज इलाकों में जाना पड़ा। उस समय कहीं जो मिलता था ले लेते, तो आज उनको किसी को 40 मील दूर, किसी को 50 मील दूर जाने को रहने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस किस्म के काम विट्ठल ने किए। वो एक जो सोसाइटी बनाई वो आज बहुत अच्छी लगती है कोलीवाड़ा नाका के पास। उसमें जो 3-4 बड़े होटल थे, मोती महल, हरदीप होटल, मिनी पंजाब, वो सब अभी शिफ्ट करके उस बिल्डिंग के अंदर चले गए हैं। और कोलीवाड़ा सर्कल का एरिया काफ़ी बड़ा और अनकंजेस्टेड हो गया, पहले वहाँ से निकलना मुश्किल होता था। तो ऐसे लोगों ने, विट्ठल एक बिल्डर बन गया, उसने वडाला में बहुत काम किए, बाहर काम किए, साथ के साथ काम शुरू किया वर्दा की प्रोटेक्शन के नीचे, लेकिन वहाँ से निकल के अपना काम शुरू किया। तीसरा आदमी जो सबसे बड़ा था, महेंद्र सिंह विद अलियास सोमा भाई, बड़ा सोमा, दारू का काम करता था, वर्दा का खास आदमी। और साइन कोलीवाड़ा में जब वर्दा आता था तो सोमा के ऑफिस में ही, जो सरदार नगर में था, जहाँ पे आज मोनो रेल का लाइन बन गया, उसके नीचे एक गराज की लाइन है, उसमें सोमा भाई का ऑफिस हुआ करता था दुकान में। तो वहाँ पे खाजा भाई मिलता, वर्दा भाई मिलता था, जो उसकी मैंने पहली इंटरव्यू की थी 1986 में। वो उसी ऑफिस में की थी वर्दा की पहली इंटरव्यू, जो फ्री प्रेस जर्नल में मेरी अखबार में, मुंबई के अखबार में छपी थी। उसकी कॉपी शायद मैंने एक एपिसोड में दिखाई भी थी आपको। तो सोमा ने दारू ट्रांसपोर्ट करते करते इतना पैसा कमाया, उसके बाद
वो आदमी वो एरिया छोड़ के, लोअर मिडिल क्लास एरिया छोड़ के जुहू जैसे पॉश इलाके में रहने को गया, और वो भी उस जगह पे जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग रहते हैं, जिनमें चेतनानंद, हिमालय फिल्म्स के जो मालिक हुआ करते थे, हीर रांझा फिल्म बनाई थी जिन्होंने, वो उस जो उनका बेंगलो है समुद्र के किनारे, उसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड में एक हाई राइज बिल्डिंग बनी, जिसमें सोमा ने एक तकरीबन आधा फ्लोर जाके लिया। इतना पैसा कमाया उसने दारू में से। और उसके मुझे इसलिए मुझे पता नहीं था, वहाँ पर मेरा एक मित्र रहता है, नीरज शर्मा उसका नाम है, उसने मुझे बुलाया एक दिन कोई फैमिली फंक्शन में, देखा तो महेंद्र सिंह सोमा घूम रहा है वहाँ पे। मैंने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलते मैं यही रहता हूँ आजकल। तो उस आदमी ने कोलीवाड़ा छोड़ के वर्धा के मरने के बाद वो शिप ब्रेकिंग में गया, पुराने समुद्री जहाज़ खरीद के अलंग की बंदरगाह पे जहाज़ तोड़ने का काम शुरू किया। उसमें उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद दूसरे कई देशों में सस्ता काम होने लगा, बांग्लादेश और ऐसे देशों में, श्रीलंका में। उसने वो काम बंद करके एक कोरियर सर्विस शुरू की जिसका नाम है GMT। आपने कभी दिल्ली से मुंबई आप घूमते होंगे तो कई बार सड़कों पे आपने GMT के टेम्पूज और ट्रक घूमते देखे होंगे। वो कोरियर सर्विस जो है वो महेंद्र सिंह बिग अलियास बड़ा सोमा की है। आज वो मल्टी बिलियनरी आदमी है। तो ये कुछ लोग वर्धा के जिनका किस्सा आज सुनाया। कल आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्से सुनाऊंगा, कैसे एक आदमी ने पुरानी ट्रक की ट्यूब बेच बेच के कैसे करोड़ों रुपए कमाए। वो भी वर्धा का आदमी था। तो इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।